ठीक है, नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर का भी एप्लीकेशन थोड़ा बहुत सिमिलर है मीटर ब्रिज से। तो पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। पोटेंशियोमीटर भी में भी सबसे पहले तो एक इस तरह का मीटर स्केल होता है, स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड होता है, एक्सेप्ट कि इस रॉड की लेंथ मीटर ब्रिज की तरह 1 मीटर नहीं होती है। जनरली जो लैब्स में यूज होते हैं उसकी लेंथ जनरली 400 सेंटीमीटर। तो मीटर ब्रिज में तो 100 सेंटीमीटर की अब रॉड लेते हैं और उसी से हमारा काम चल जाता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर में हम ज़्यादा लॉन्ग लेंथ की रॉड लेते हैं। अब तुम सोचो कि 400 लेंथ की जो रॉड है, इसकी वजह से जो पोटेंशियोमीटर का साइज होगा वो ज़्यादा होगा। उसको हम उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं ना, लैब वैब में जो ये जो रॉड होती है वो कुछ इस तरह की हम लेते हैं, इस तरह से उसको फोल्ड कर देते हैं कई बार। तो फोल्ड करने से ना ये 1 2 3 4 तो कम कॉम्पैक्ट स्पेस में भी ये पोटेंशियोमीटर एडजस्ट हो जाता है। तो रॉड कुछ इस टाइप की है, लेकिन उसको स्ट्रेट करके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि ऑपरेशन समझाना आसान हो। ठीक है, ठीक है। तो पहले की तरह इस तरह का एक रॉड है। रॉड की मटेरियल के अकॉर्डिंग कुछ रेजिस्टिविटी होगी और इसकी कुछ ना कुछ टोटल रेजिस्टेंस होगी। हम सर्किट में इस रॉड को एक वेरिएबल रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर और बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो ये सिंपल सर्किट है। यहाँ पे बैटरी के साथ सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। तो जैसे ही स्विच को हम क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, इसकी मान लो वोल्टेज V है और रेजिस्टेंस लेट अस से RV और रेजिस्टेंस RM। तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, एक काम करते हैं, इसकी जो पोलैरिटी हम यूँ रखते हैं, किसी भी साइड से पोलैरिटी रखेंगे ऑपरेशन में कोई डिफरेंस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों साइड से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है, तो सर्किट में यूँ करंट कुछ ऐसे फ्लो करे, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं I। और करंट कितना फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा, V अपॉन, ठीक है, RV प्लस R। ठीक है, तो इस मीटर स्केल के अक्रॉस आई करंट जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे फ्लो करेगा। यहाँ तक तो ये बहुत ही सिंपल सा सर्किट है जिसमें बैटरी के साथ सीरीज में 2 रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए गए और हम करंट कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, अब तुम देखोगे कि इस छोटे से डिवाइस, छोटे से सर्किट को यूज करके हम किसी भी अननोन सेल की ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर का सबसे पहला एप्लीकेशन होता है किसी भी अननोन सेल की ईएमएफ मेजर करना। और तुम देखोगे कि इसी पोटेंशियोमीटर को यूज करके हम कुछ टाइम में किसी भी अननोन सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर कर पाएंगे और अननोन अननोन सेल की ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ईएमएफ और ईएमएफ कैसे मेजर करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले हम ईएमएफ मेजर करने जा रहे हैं, ईएमएफ मेजर करने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक सेल है, ठीक है, जिसकी ईएमएफ अननोन है। ये हमें अननोन ईएमएफ का एक सेल दे दिया गया इस तरह से। ठीक है, लेकिन इससे पहले के जो एप्लीकेशंस, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, इससे पहले हम लोगों ने मीटर ब्रिज पढ़ा है ना। तो तुमने देखा है कि मीटर ब्रिज को यूज करके किसी अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हम तभी मेजर कर सकते हैं जब हमें कोई स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टेंस पता हो। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट मेजर करने के लिए हमें एक नोन
स्टैंडर्ड रेजिस्टर चाहिए था। बिल्कुल उसी तरह हम पोटेंशियोमीटर को यूज करके अननोन सेल की ईएमएफ तो कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं, लेकिन ईएमएफ अननोन ईएमएफ मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड सेल भी चाहिए जिसका ईएमएफ नोन हो। ठीक है, तो हम उस स्टैंडर्ड सेल की ईएमएफ से कंपेयर करके अननोन ईएमएफ मेजर कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक अननोन ईएमएफ तो है, इसकी ईएमएफ कुछ हमें पता नहीं, इवन है मान लो। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और सेल है हमारे पास जो कि स्टैंडर्ड है और जिसके लिए ईएमएफ हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, इसकी ईएमएफ E2 है। तो हमारे पास दो सेल्स हैं, एक अननोन ईएमएफ का, एक नोन ईएमएफ। ठीक है ठीक है, तो कैसे पोटेंशियोमीटर से कैसे इस सेल की ईएमएफ मेजर की जाएगी? बहुत सिंपल ऑपरेशन है, अगर केयरफुली तुम ऑब्जर्व करोगे स्टार्टिंग से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से ना इसका नाम कुछ रख देते हैं। ये मान लो ये पॉइंट ए है, ये दूसरा एंड पॉइंट बी है, और इस रॉड के ए पॉइंट से इस रॉड की ए पॉइंट से इस रॉड की ए पॉइंट से हम अपना अननोन ईएमएफ वाला सेल कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अननोन ईएमएफ का सेल आ गया, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। ये अननोन ईएमएफ है। ठीक है, और इसके साथ मैं जानबूझ के यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखो एक्चुअली कोई भी आइडियल सेल है, तो आइडियल सेल का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, आइडियल सेल का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, और इसकी जो भी ईएमएफ होती है उस ईएमएफ के इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस ये सेल हमेशा अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस मेंटेन करता है। तो आइडियल सेल का मतलब इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं करेगा, हमेशा ई के इक्वल रहेगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल सेल्स रहते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, और इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से सेल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग भी होता है। तो सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से थोड़ा कम हो, थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आ, तो तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सेल को जब सर्किट में ड्रॉ करते हैं ना, तो उसको ड्रॉ करने का तरीका है कि आइडियल सेल बना दो और उसके साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना उसको साइड में ऐसे सीरीज में लगा करके ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल सेल का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल सेल जो वो ऐसा ही है जैसे कि आइडियल सेल के साथ सीरीज में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है। ठीक है ठीक है, तो हमारे पास ये अननोन ईएमएफ का सेल है, और इसकी ईएमएफ लेटर से E1 है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ठीक है, हमें R1 से कोई मतलब, हम E1 कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम करते क्या है कि अपने सेल का कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो इसमें मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आइडियल सेल ये सिंबल है, 12 वोल्ट अगर इसकी ईएमएफ है तो इसका मतलब होगा जब भी हम इस सेल को सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 12 वोल्ट का होगा। यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ए से बी तक, प्लस 12 वोल्ट राइज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये आइडियल सेल नहीं है और इसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, और कोई भी सेल होगा उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होती है, अगर बहुत कम है तो वो आइडियल सेल के क्लोज हो जाएगी बस। तो जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है उस जब जब सर्किट में कनेक्ट करेंगे, इससे करंट पास कर रहा होगा, तो इस करंट के अकॉर्डिंग जब हम ए से बी ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल चेंज 12 वोल्ट के इक्वल नहीं होगा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग भी कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा।
ठीक है, तो हम यहाँ से जब ट्रैवल करेंगे +12 लिखेंगे और -IR लिखेंगे, ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा ए और बी के बीच में। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी प्रैक्टिकल सेल है, उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ठीक, तो प्रैक्टिकल सेल को हम सर्किट में सिंबॉलिकली एक आइडियल सेल और एक इंटरनल रेजिस्टर को हम सेल के बाहर इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हालांकि ये इस सिंबल का मतलब होता है कि ये सिंबल बैटरी सेल का सिंबल है और ये सिंबल रेजिस्टर का सिंबल है। अगर इस तरह से ड्रॉ किया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअल जो फिजिकल सर्किट होगा, यहाँ पे बैटरी होगी और इस तरह से वायर होगी और यहाँ पे अलग से हमने कोई रेजिस्टर लगाया होगा। ठीक है, रेजिस्टर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो इस तरह का रेजिस्टर हमने कनेक्ट किया होगा अगर ऐसा सिंबल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल सेल होता है उसके अंदर ही इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होती है हमेशा। तो प्रैक्टिकल सेल को सर्किट में ड्रॉ करने का तरीका ये है कि तुम सेल के साथ सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग से ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल सेल का सिंबल है और ये आइडियल सेल का सिंबल है। आइडियल सेल में 0 इंटरनल रेजिस्टेंस है और प्रैक्टिकल सेल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से प्रैक्टिकल सेल को हम एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसमें कुछ ज्यादा नहीं हुआ, बस ये बोला है कि हर प्रैक्टिकल सेल को हम आइडियल सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक सेल है, उसकी ईएमएफ, उसका ईएमएफ मेजर करना है। तो हम अपने पोटेंशियोमीटर के साथ, ये जो अरेंजमेंट है ना, ये पोटेंशियोमीटर हो गया, इसको हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। अब इस पोटेंशियोमीटर के साथ अच्छा, मैंने तुम्हें बोला कि ये जो इसकी जो लेंथ है ना रॉड की, वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसको फोल्ड करके रखते हैं। और जो मॉडर्न पोटेंशियोमीटर होते हैं तो उसको हम इस तरह से सर्कल में फोल्ड करके रखते हैं और वो और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो उसको तुम लोग नेट पे चेक कर सकते हो कि किस शेप का पोटेंशियोमीटर ज्यादा अवेलेबल होता है। लैब में वैसे तुम देखोगे तो इस एस शेप का ऐसा रहता है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो अभी तक ये अगर सर्किट में हम इस तरह से अपने सेल को कनेक्ट करें तो सेल की वजह से हमारे सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आई करंट है ना, वो ऐसे करके इस नीचे वाले लूप में सर्कुलेट करता रहेगा। ठीक, कितना करंट सर्कुलेट करेगा? V/RV+RF। ठीक है, सेल को अभी जिस तरह से सिर्फ एक एंड अगर कनेक्ट किया तब तो सर्किट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, सेल के साथ ना, सेल के साथ हम इस तरह से गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ठीक है, ये है हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का एक एंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दें और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है वो इस, तुम गेस कर सकते हो, मीटर रॉड के अलोंग। मैं बार बार मीटर रॉड बोल रहा हूँ एड्रेस करने के लिए इस कंडक्टिंग रॉड को, लेकिन तुम्हें समझना है इसकी लेंथ 1 मीटर नहीं है, 1 मीटर से ज्यादा है। ठीक है, यूजुअली लैब वाले के लिए 400 होती है, लेकिन अलग अलग लेंथ भी होती है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है वो इस कंडक्टिंग रॉड के अलोंग फ्रीली स्लाइड कर सकता है। अब मैं कह रहा हूं जब तक गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड ओपन है तब तक तो सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है, नीचे वाले लूप में आई करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है, जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड रॉड पे मीटर रॉड से टच करेंगे, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं, एक रेजिस्टर है। तो ये जो सर्किट है ना, इसको अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं सर्किट के फॉर्म में, तो तुम इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टर है, बैटरी है, और ये पॉइंट, इसका नाम कुछ रख देता हूँ। ये पॉइंट लेटेस्ट से
x है, ठीक है। तो a से x, ठीक है। तो ये जो सर्किट है कुछ इस तरह का होगा। इसको सर्किट को तुम थोड़ा देख करके वेरीफाई करो कि मैं जैसा सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ कि पोटेंशियोमीटर का सर्किट बिल्कुल वैसा ही है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो RV है, नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस RM थी। लेकिन जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड रॉड से टच कर देंगे ना, तो A और X के बीच का जो पार्ट है वो एक अलग रेजिस्टर की तरह ट्रीट होगा। उसकी रेजिस्टेंस लेटेस्ट से R1 है। और X और B के बीच का जो रेजिस्टर है का जो पार्ट है वो एक अलग रेजिस्टर की तरह ट्रीट होगा, जिसकी रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। और इसके इसके साथ साथ यहाँ पे एक सेल कनेक्टेड है, यहाँ पे दूसरा सेल कनेक्टेड है, और यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है कुछ ऐसे करके, और ये यहाँ से यूं ये इस तरह से कनेक्टेड है। मैं कह रहा ये दोनों सर्किट जो है ना, ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट, अलग अलग रेजिस्टर की तरह इसलिए ट्रीट हो रहे हैं क्योंकि हमने ये जो वायर है ना इसको यहाँ पे टच कर दिया है, ठीक है। तो टच करने की वजह से यहाँ पे एक जंक्शन बन गया है। तो जो करंट फ्लो करेगा ना, वो करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करके इसमें डिवाइड हो सकता है ऐसे करके, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये वाला जो पार्ट है ना एक अलग रेजिस्टर की तरह ट्रीट होगा, ये वाला जो पार्ट है एक अलग रेजिस्टर की तरह ट्रीट होगा, ठीक। इसको अब मिला करके एक रेजिस्टर हम नहीं मान सकते क्योंकि इसके बीच में ये यहाँ से जंक्शन फॉर्म हो गया है ना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये जो सर्किट है ना वो कुछ इस तरह का होगा। ये एग्री करते हो सब लोग? अब मुझे बताओ कि क्या हमारे मेन लूप में करंट की वैल्यू जितनी पहले थी बिफोर कनेक्टिंग दिस सेल को कनेक्ट करने के बाद, क्या हमारे मेन लूप में सेम आई करंट पास करेगा या डिफरेंट करंट पास करेगा? बताओ। अब सर्किट चेंज हो गया है, और सर्किट चेंज हो गया है तो करंट भी डिफरेंट ही आना चाहिए। तो यहाँ से तुम सोच सकते हो कि कुछ करंट यहाँ से मान लो I1 निकलेगा, और कुछ करंट यहाँ से I2 निकलेगा, और ये दोनों करंट यहाँ मिल करके ऐसे करके I1 प्लस I2 इधर से जाएंगे, कुछ इधर कुछ इधर, ऐसा ही होगा ना कुछ। तो ये सर्किट चेंज हो जाएगा। और और ये जो गैल्वेनोमीटर वाला ब्रांच है उसमें भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो करना चाहिए, ऑब्वियस है, ठीक है। ठीक है। तो एक्चुअल अगर हम रैंडमली गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को इस मीटर रॉड की किसी भी जनरल पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पर भी ऐसे कनेक्ट कर देते हैं रैंडमली, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, जिसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच में कुछ ना कुछ करंट फ्लो करता है। तो ओवरऑल इस सर्किट में कुछ ऊपर वाले लूप में भी करंट फ्लो करता है, नीचे वाले लूप में भी करंट फ्लो करता है। और अब नीचे वाले लूप में जो करंट की वैल्यू है वो आई से कुछ कैपिटल आई से कुछ डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हम करते क्या है कि हम इस गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है उसको धीरे धीरे अपने मीटर रॉड के अलोंग स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो करंट है ना आई, ये डिफरेंट होगी, ठीक है। वो डिपेंड करे बढ़ेगी कम होगी वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पहले जितनी करंट थी अब करंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले पहले इस सर्किट में सिर्फ इतना रेजिस्टेंस था। अब इस सर्किट में एक बैटरी भी आ गई है और रेजिस्टर भी आ गया है, तो ये भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे करंट में, ठीक है। तो करंट की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। और जनरली अगर मतलब रैंडमली तुम किसी भी पॉइंट के साथ इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हो, मान लो वाई यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें कुछ ना कुछ करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। और कुछ यहाँ से करंट आएगा इधर से, और कुछ इधर से करंट आएगा, ये दोनों मिलके यहाँ से पास होंगे, फिर I2 करंट इधर चला जाएगा, I1 करंट इधर चला जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करते हैं
कि गैल्वेनोमीटर का जो एक एंड तो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, इसका नाम रख देते हैं, इस एंड को रख देते हैं एक्स और नहीं, इस एंड को रख देते हैं एम। गैल्वेनोमीटर का एक एंड तो बैटरी के साथ कनेक्टेड है और जो दूसरा एंड है ना, उसको स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्लाइड करते करते मैं कह रहा हूँ गैल्वेनोमीटर का मान लो ये जो दूसरा एंड है किसी भी जनरल पॉइंट पर आ गया एक्स पर। अब जो अगला पॉइंट कह रहा हूँ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पे कुछ करंट पास कर रहा होगा। ठीक है, इसमें कुछ करंट पास कर रहा होगा। ये करंट कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है अभी, इसको मैं I1 मान लेता हूँ। ये जो एंड है ना, स्लाइडिंग एंड गैल्वेनोमीटर का एक्स, यही जॉकी है और इसी को हम स्लाइड कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि स्लाइड करते टाइम में किसी भी जनरल पॉइंट पे, किसी भी रैंडम पॉइंट पे जब ये दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर का आया होगा, उस टाइम में सर्किट को एक बार मैं एनालाइज करके एक और पॉइंट यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ। ये तो बता ही दिया कि अगर किसी रैंडम पॉइंट में गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड कनेक्टेड रहता है तो दोनों लूप्स में करंट पास करेंगे और ओवरऑल ये करंट ऊपर वाले लूप में कुछ ऐसे जाएगा, नीचे वाले लूप में कुछ ऐसे जाएगा, दोनों मिल करके ए से एक्स के बीच में पास करेंगे। ठीक है, और फिर ये दोनों ऊपर और नीचे वाले में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट कहने वाला हूँ, एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, जब हमने गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड मान लो किसी रैंडम पॉइंट एक्स से टच कर दिया है, तो अब मुझे बताओ हम ए से ट्रैवल करके एक्स तक जाते हैं। ए से ट्रैवल करके एक्स तक जाते हैं। ठीक है, ए से ट्रैवल करके एक्स तक जाते हैं। तो ए से ट्रैवल करके एक्स तक जाने में पोटेंशियल क्या होगा, राइज होगा या फॉल होगा? बताओ, राइज होगा या फॉल होगा? राइज होगा। कितना राइज होगा? तो वो होगा I1 R1 के इक्वल। मतलब इस पार्ट की ए से एक्स के बीच की जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग ए से एक्स ट्रैवल करने में कुछ ना कुछ पोटेंशियल राइज करेगा। तो एक्स का जो पोटेंशियल है ए से ज्यादा होगा। ठीक है, मान लो ये 5 वोल्ट के इक्वल आ गया, तो मतलब ए से +5 वोल्ट पे एक्स पॉइंट लाई कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं ए से तुम एम तक ट्रैवल करो, ए से एम तक ट्रैवल करते हैं। तो जब ए से एम तक ट्रैवल करेंगे तो फिर से कुछ राइज होगा। कितना राइज होगा? तो सेल की वजह से +E1 राइज होगा। अच्छा, मैंने दोनों जगह R1 लिख दिया है। इसको कुछ ऐसे R रहने दो, नहीं है, इसको हम चेंज कर देते हैं, RA RB। ठीक है, तो ये RA है। ठीक, तो जब हम A से M की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर से कुछ राइज होगा +E1, और करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से कुछ करंट पास कर रहा होगा, तो वो कुछ I2 और R1। ठीक है, तो M पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, X पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा। M पॉइंट का कुछ अलग पोटेंशियल हो सकता है, X पॉइंट का कुछ अलग पोटेंशियल होगा। ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि A से X जाने में उतना ही पोटेंशियल राइज कर रहा हो जितना A से M जाने में पोटेंशियल राइज कर रहा हो। ठीक है, A से X जाने में 5 वोल्ट हुआ और A से M जाने में भी अगर 5 वोल्ट राइज कर रहा है, तो हम बोलेंगे M पॉइंट का और X पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो जाएगा। और M पॉइंट और X पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? अगर M पॉइंट का और X पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? बताओ। अगर M पॉइंट और X पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए तो ये वीट स्टोन ब्रिज नहीं बनेगा।
व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए तो इधर भी ब्रांच चाहिए, लेकिन एम और एक्स का पोटेंशियल सेम हो जाने का मतलब है कि एम और एक्स के बीच में जो ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, उस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस 0 करंट पास करेगा। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अगर 0 करंट पास करेगा तो ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, सेल के एक एंड से एक एंड जो सेल का है वो बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, सेल का जो दूसरा एंड है वो मीटर ब्रिज के साथ, मीटर ब्रिज के अलोंग स्लाइड करते हैं, और स्लाइड करते करते पता लगाते हैं कि नल पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। और जैसे ही नल पॉइंट आता है, मान लो हमने स्लाइड करना स्टार्ट किया, मान लो वो पॉइंट कहीं पर भी आ गया, कुछ यहाँ पर आ गया, जैसे ही नल पॉइंट आ गया उसका नाम रख दिया एन। और जैसे ही नल पॉइंट आ गया, ठीक, नल पॉइंट आ गया, डिफ्लेक्शन 0 हो गया, डिफ्लेक्शन 0, तो उस केस में हम बोलते हैं कि एम पॉइंट और एन पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। और एम और एन का अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई करंट नहीं पास करेगा, और अगर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई करंट नहीं पास करेगा तो हम श्योर होकर के कह सकते हैं कि इस बैटरी के अक्रॉस भी करंट नहीं पास करेगा, कि बैटरी के अक्रॉस भी करंट नहीं पास करेगा। ठीक है, और अगर बैटरी के अक्रॉस कोई करंट नहीं पास कर रहा है तो इस ओवरऑल सर्किट को देखो। ठीक है, तो ओवरऑल सर्किट को देखो कि इस पार्ट में अगर कोई करंट पास ही नहीं कर रहा है तो ये जो नीचे वाला लूप है ना, इस नीचे वाले लूप में तो कोई डिफरेंस नहीं आया सेल वाले ब्रांच को कनेक्ट करने की वजह से। तो नीचे वाले ब्रांच में जितना करंट पहले पास कर रहा था, एक सेकेंड, नीचे वाले ब्रांच में नीचे वाले लूप में जितना करंट पहले पास कर रहा था उतना ही करंट अभी भी पास करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को तुम लोग एक बार फिर से जो भी पॉइंट अभी डिस्कस किया उसको एक बार फिर से तुम अपने दिमाग में रिकैप्सुलेट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक, 1 मिनट का टाइम दो मुझे। कि मैंने अभी तक क्या क्या बताया कि ये हमारा मीटर, ये जो रॉड है, ये रॉड वाला ये मेन लूप सर्किट है, और इसके साथ हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के साथ ही गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हम गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को रॉड के अलोंग स्लाइड करके नल पॉइंट पता करते हैं। एक सेकेंड,
ठीक है, तो इतना पॉइंट समझ में आ गया। ऑपरेशन सिंपल है, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं। मीटर रॉड के साथ एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं। बैटरी का एक एंड मीटर रॉड के एक एंड के साथ, और बैटरी का जो दूसरा एंड है गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को हम मीटर रॉड के अलॉन्ग स्लाइड करते हैं, और स्लाइड करते करते वो पॉइंट पता करते हैं जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आ जाए। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आता है, इसका मतलब होता है कि एम पॉइंट और एन पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, और और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जीरो करंट पास करता है। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जीरो करंट पास करने का मतलब ही है कि सेल के अक्रॉस भी कोई करंट नहीं पास कर रहा, और यही पोटेंशियोमीटर के ऑपरेशन का की पॉइंट है कि पोटेंशियोमीटर को यूज करके हम बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उस टाइम में कैलकुलेट करते हैं जब बैटरी के अक्रॉस कोई करंट नहीं पास कर रहा है। तो जब करंट नहीं पास करता है तो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की ईएमएफ के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम कंडीशन लगाएंगे कि क्योंकि ये नल पॉइंट है, तो नल पॉइंट है तो ए से एम का पोटेंशियल ड्रॉप और ए से एन का पोटेंशियल ड्रॉप, ए से एम आने का पोटेंशियल ड्रॉप और ए से एन आने का पोटेंशियल ड्रॉप बिल्कुल सेम होगा। गलत कह रहा हूँ? अब एक एक करके बताओ, ए से एम आने में कितना ड्रॉप होगा? ठीक है, ए से एम हम यहाँ पे लिखेंगे कि एट null point potential drop from A to M and A to N is same। ठीक है, तो A से M आने का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना होगा जरा बताओ। A से M आने में ड्रॉप बताओ, A से M आने में कितना ड्रॉप होगा, कितना पोटेंशियल चेंज होगा? तो हम बोले A से M आने में पहले बैटरी आती है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, राइज करेंगे। कितना राइज करेंगे? प्लस E1। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये नल पॉइंट है और नल पॉइंट में सेल वाले ब्रांच से कोई करंट नहीं पास कर रहा है, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप आएगा ही नहीं। तो ए से एम तक जो ड्रॉप होगा वो एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना कि बैटरी की ईएमएफ। ठीक है, ठीक है, और ये इक्वल होगा ए से एन आने में ड्रॉप के इक्वल। ठीक है, ए से एन आने में कितना ड्रॉप होगा बताओ, ए से एन आने में कितना ड्रॉप होगा? ए से एन आने में कितना ड्रॉप होगा? तो ए से एन आने में जब ट्रैवल कर रहे हैं तो हम रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रैवल कर रहे हैं, और इस रेजिस्टर में करंट कैसे, हाँ वेरी गुड, रेजिस्टर में करंट कैसे फ्लो करेगा? ये जो आई करंट मेन बैटरी से पास कर रहा है, वही आई करंट रॉड के अलोंग भी पास कर रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच में कोई करंट गया ही नहीं है, तो सारा करंट जो है ना आई करंट उस वो मीटर रॉड के अलोंग पास कर रहा है। तो ए से एन वाले पार्ट में भी बिल्कुल कैपिटल आई करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ए से एन ट्रैवल करने में, क्योंकि करंट के अगेंस्ट ट्रैवल करना है तो राइज होगा। ठीक है, प्लस, और कितना राइज होगा? करंट विच इज कैपिटल आई, और ये करंट बिल्कुल उतना ही है जितना कि सेल को कनेक्ट करने से पहले था, टाइम्स रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एन, और रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एन को हम लेकर से अभी आर ए लिख देते हैं, और ए से एन रॉड है, तो रॉड की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम लिख सकते हैं कितना, आई रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। तो लेटेस्ट से ये जो नल पॉइंट आया है ये L1 है, L1 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ये मीटर रॉड है, तो जहां पर भी नल पॉइंट आएगा तो उसकी कुछ ना कुछ रीडिंग होगी जो कि तुम स्केल को देख करके बता सकते हो।
ठीक है, तो ये E1 की वैल्यू होगी कैपिटल I, और ये कितना होगा जरा बताओ, ये रो L1, ये रो L1 अपॉन A। ठीक है, तुम देख सकते हो ये सारे टर्म्स तो फिक्स रहेंगे, तो ईएमएफ जितना ज्यादा होगा नल पॉइंट उतना दूर आएगा। ठीक है, नल पॉइंट की जो लेंथ होगी वो उतनी ज्यादा होगी जितनी की ईएम ज्यादा हो, इसीलिए यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम पोटेंशियोमीटर में जो लेंथ है ना वो ज्यादा रखना चाहते हैं, ताकि हम ज्यादा ईएमएफ वाली बैटरी की भी ईएमएफ को मेजर कर पाए। ठीक है, तो एक बार तुम यही काम अननोन सेल की ईएमएफ के लिए करते हो, अब दूसरी बार हम बिल्कुल फिर से यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस बार नोन सेल को लेते हैं। तो हमारे पास इस बार नोन सेल है, ठीक है, इस तरह से नोन ईएमएफ का सेल है, स्टैंडर्ड सेल E2 R2। हमारे पास नोन ईएमएफ का सेल है इस बार, ठीक है, और इस सेल को हम हटा देते हैं यहाँ से, और हम इस बार क्या करते हैं, अब ये अपना जो नोन सेल है ना, नॉन ईएमएफ वाला सेल है E2 R2, इसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं, और ये तो नल पॉइंट ये हट गया, अब ये दूसरा सेल आ गया हमारे पास। इस दूसरे सेल को हम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को इसको लिख देते हैं M डैश, और गैल्वेनोमीटर के पहले एंड को तो सेल से कनेक्ट किया, और दूसरे एंड को इस रॉड के अलॉन्ग स्लाइड करते हैं, और स्लाइड करते करते वो पॉइंट पता करते हैं जहां पर नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो करे, और ये नल डिफ्लेक्शन की जो लेंथ होगी वो वो आ, वो ईएमएफ के अकॉर्डिंग कहीं भी हो सकती है, लेटर से यहाँ पर होगी N डैश, और इस बार जो नल पॉइंट डिफ्लेक्शन है इसको बोल दिया L2। तो फिर से सेम लॉजिक से बोलेंगे, नल पॉइंट होने का मतलब है A से M डैश का ड्रॉप और A से N डैश का ड्रॉप सेम होना चाहिए। A से M डैश का ड्रॉप कितना होगा, E2, ठीक है, और A से N डैश का ड्रॉप कितना होगा, वो होगा I R, और इस बार रेजिस्टेंस लिखेंगे रो L2 अपॉन E की। गलत कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कि देखो ये पोटेंशियोमीटर ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका जो ऑपरेशन है वो समझने में बार बार ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ एक बार अच्छे से समझो ताकि बार बार कंफ्यूजन नहीं हो। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम हमने दिया, लेकिन ऑपरेशन अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे सेल को भी लेकर के बिल्कुल वही काम करते हैं जो कि जैसा कि पहले सेल के साथ किया था। सेल का एक एंड ए पॉइंट के साथ कनेक्ट किया, सेल का दूसरा पॉइंट, दूसरा टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया, और गैल्वेनोमीटर के जो स्लाइडिंग एंड है उसको ए से बी तक हम स्लाइड करके नल पॉइंट पता लगाते हैं, और जैसे ही नल पॉइंट आ गया तो इसका मतलब श्योर है कि जो भी ड्रॉप सेल वाली ब्रांच के अलोंग होगा वही इस रॉड वाली ब्रांच के अलोंग होगा। सेल वाली ब्रांच के सेल वाली ब्रांच के अलोंग जो पोटेंशियल चेंज होगा वो E2 है, सेल की ईएमएफ के इक्वल, और इस रॉड की अलोंग जो ड्रॉप है वो IR के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम बोलेंगे हमें E2 पता है, E1 कैलकुलेट करना है, दोनों में ये टर्म कांस्टेंट है तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। E1 अपॉन E2 ये इक्वल होगा L1 अपॉन L2 के, तो E1 की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी E2 टाइम्स L1 अपॉन L2, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन तुम ये पूछ सकते थे कि ये मीटर रॉड है हमारा, और ये हमारा ये सेल है इस तरह से, ठीक है, और इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर को लगाया और नल पॉइंट पता किया।
ये M है, ये M है, ठीक है, और ये A है। तो तुम बोल सकते हो कि हम सीधा मतलब सिर्फ अननोन ईएमएफ वाले सेल को ही कनेक्ट करके डायरेक्टली ईएमएफ क्यों नहीं निकाल सकते? ए से एम आने में ड्रॉप कितना होगा? E1 के इक्वल होगा, और ए से एन आने में ड्रॉप कितना होगा? वो आई रो L1 अपॉन ए के इक्वल होगा। ये लेंथ L1 है। तो अगर तुम्हें ईएमएफ वैल्यू डायरेक्टली निकालनी होती तब तो तुम यहीं से बोलते कि हम आई पता कर लेंगे, रो पता कर लेंगे, ए पता कर लेंगे, और L1 तो हमने मेजर कर लिया, तब भी हमें E1 की वैल्यू पता चल सकती है। लेकिन ये ज्यादा हेक्टिक मेथड है। तुम्हें आई पता करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसकी एरर इंट्रोड्यूस होगी, और इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी पता करनी होगी, वो भी पता कर लिया मान लो, फिर इसका क्रॉस सेक्शन देखना पड़ेगा। इतने सारे कैलकुलेशन के बाद तुम्हें ईएमएफ की वैल्यू पता चलेगी। लेकिन उससे आसान तरीका है कि इसको छोड़ो ना, इसमें जो भी एरर आएगा वो नलीफाई हो जाएगा अगर हम एक दूसरा ऐसा ही सेल ले लेते हैं जिसकी ईएमएफ नोन है। तो ये जो अननोन ईएमएफ वाला सेल है उसके लिए ईएमएफ की वैल्यू नल पॉइंट लेंथ के प्रोपोर्शनल है, और जो नोन ईएमएफ वाला सेल होगा उसकी ईएमएफ भी आ, उसकी ईएमएफ भी उस उस नोन सेल के नल पॉइंट डिफ्लेक्शन लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये भी ये L2 के प्रोपोर्शनल होगी, E1 L1 के प्रोपोर्शनल होगा। तो जो लेंथ का रेशियो है, जो ईएमएफ का रेशियो है, वही लेंथ का नल पॉइंट लेंथ का रेशियो होगा। तो अननोन ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए इसका ऑपरेशन समझाने में कितना भी टाइम लगाओ, लेकिन रिजल्ट बहुत सिंपल है कि पहले तुम अननोन सेल लेते हो, उसके लिए नल पॉइंट लेंथ पता करते हो, वो L1 आ गया, मान लो 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, और फिर नोन सेल लेते हो, उसके लिए नल पॉइंट पता करते हो, मान लो 80 सेंटीमीटर आ गया। तो तुम सिर्फ नल पॉइंट लेंथ को देख करके ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वो E2/4 की इक्वल होगी। E2 अगर मान लो जो स्टैंडर्ड सेल था वो 10 वोल्ट का है, तो तुम्हारा जो अननोन सेल है उसकी ईएमएफ 2.5 वोल्ट है। कि अब पूछो, इसमें कुछ भी पूछना है तो अब पूछो। ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें करना होगा, अगर लैब में तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं तो ये तुम इस तरह का स्टैंडर्ड सेल होगा, उससे तुम एक बार नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालोगे, अननोन ईएमएफ वाला सेल होगा, उससे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालोगे, और ईएमएफ का रेशियो लेंथ के रेशियो से तुम कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है? ये ऑपरेशन सिंपल है, सबको सिंपल लग रहा है, आसान है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट भी कवर कर लेते हैं। ये पार्ट समझ में आ गया तो दूसरा पार्ट और आसानी से समझ में आ जाएगा, और मैं इसी फिगर को यूज करना चाहता हूँ ताकि मुझे फिर से इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े। तो इस बार हमारे पास एक अननोन, पहले पहले हमें एक सेल दिया गया था, इसकी ईएमएफ कैलकुलेट करनी थी, और ये पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव क्यों, इसमें जो करंट पास कर रहा है यूं पास कर रहा है ना करंट, ऊपर वाली ब्रांच में अगर करंट गया नहीं, ठीक है ठीक है, हम क्लास जल्दी कर लेंगे, अभी बस ये ऑपरेशन जल्दी से खत्म कर देता हूँ। जो नीचे वाला लूप है ना उसमें करंट यूं पास कर रहा है, तो जब हम ए से एन ट्रैवल कर रहे हैं रेजिस्टर के अक्रॉस, तो करंट के अगेंस्ट ट्रैवल कर रहे हैं। तो ए से एन जाने में भी राइज होगा, ए से एम जाने में भी राइज होगा, और दोनों में राइज सेम होगा, तभी ड्रॉप इक्वल होगा, तभी एम और एन का पोटेंशियल सेम होगा। ओके, तो अब हम इसको हटा देते हैं, ये वाला पार्ट, अपना मीटर पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट रहने देता हूँ। कहाँ चला गया? ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, और इस बार हमें इसी पोटेंशियोमीटर को यूज करना है, लेकिन इस बार पोटेंशियोमीटर को किस लिए यूज करना है?
इस बार हमें ईएमएफ की वैल्यू नहीं चाहिए। ईएमएफ तो हमने इस मेथड से पता लगा लिया। तो तुम्हारे पास ऐसा सेल है जिसकी तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करनी है। ठीक है, पहले तुम्हें एक सेल दिया जाता था, इसके लिए बोला जाता था ईएमएफ क्या है, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें नॉन ईएमएफ वाला भी सेल दिया जाता था। ठीक है, ये नॉन है स्टैंडर्ड सेल, इसके लिए मान लो 12 वोल्ट है। कंपेयर करके तुम्हें अननोन ईएमएफ पता चल जाती। अब तुम्हें दूसरा सेल तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें एक ही सेल दिया गया है, इसकी ईएमएफ नहीं पूछी गई है। ठीक, इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी ये पता लगाना है। ठीक है, तो लेटेस्ट से हमारे पास एक अननोन सेल है जिसकी ईएमएफ हमें पता नहीं है मान लो, लेकिन ईएमएफ पता करनी भी नहीं है इस पार्ट में। ईएमएफ हम अभी जो मेथड सीखा है उससे पता कर सकते हैं। इस बार हम इंटरेस्टेड हैं अननोन सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने में। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है, ये फिर से मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे अननोन ईएमएफ पता करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड ईएमएफ चाहिए, तो इस बार भी तुम देखोगे कि हमें इस बार सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस पता करनी है। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को पता करने के लिए हमें स्टैंडर्ड रेजिस्टर चाहिए। ठीक है, पहले ईएमएफ पता करनी थी, एक स्टैंडर्ड ईएमएफ वाला सेल चाहिए। उसी तरह यहाँ पे अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, रेजिस्टेंस पता करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेजिस्टर ऑलरेडी है। इस स्टैंडर्ड रेजिस्टर से कंपेयर करके तुम देखोगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की हम पता लगा पाएंगे। ठीक है, और ये वाला ऑपरेशन समझना थोड़ा सा पहले कंपैरिजन में थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो इस बार भी हमारे पास ये अननोन सेल है, और अननोन सेल को पहली बार हम देखो, इस बार हमें अननोन सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पहली बार हम सेल को दोबारा पोटेंशियोमीटर से वैसे ही कनेक्ट करने जा रहे हैं जैसे अभी ईएमएफ वाले ईएमएफ कैलकुलेशन वाले मेथड में कैलकुलेट कनेक्ट किया था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो अननोन सेल है उसको दोबारा अननोन सेल का एक एंड ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, इसकी कुछ ईएमएफ है और इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस बार हम इंटरनल रेजिस्टेंस में इंटरेस्टेड हैं। लेट अस से इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, अननोन सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और इस ये स्मॉल आर ही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसकी ईएमएफ ई है। ठीक है, इसका दूसरा एंड, इसके दूसरे एंड के साथ यूं गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का जो अ, अ, दूसरा एंड है वो यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट किया। स्लाइड करते करते एक पॉइंट आता है जहाँ पे नल पॉइंट, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है। नल डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब हुआ कि एम और एन पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया है, और एम और एन पोटेंशियल का एम और एम का पोटेंशियल सेम होने का मतलब है ए से एम का ड्रॉप, ए से एन का ड्रॉप सेम होगा, और लोअर ब्रांच में पहले की तरह कैपिटल आई करंट पास कर रहा हो। ठीक है, तो हम सब पहली बार क्या करते हैं कि बिल्कुल वैसे ही जैसे ईएमएफ पता लगाने के लिए सेल को कनेक्ट किया था और नल पॉइंट फाइंड किया था, वैसे ही हम नल पॉइंट दोबारा पता लगाते हैं। ठीक है, और नल पॉइंट पता लगाने के बाद हम बोलेंगे कि ए से एम का ड्रॉप कितना होगा। ए से एम का ड्रॉप क्या होगा, हम लिखेंगे, कंडीशन लगाएंगे वी ए टू एम इक्वल्स वी ए टू एन। ठीक है, ए से एम का ड्रॉप कितना होगा, ये थोड़ा टेक्निकली ये थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, इसको मुझे लिखना चाहिए एम ए और एन ए। ए से एम का जो पोटेंशियल है
ए से एम जाने में जो पोटेंशियल चेंज होगा वो वी एम माइनस वी ए होगा। उसको वी एम ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए से एम ट्रेवल करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे ईएमएफ के इक्वल ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि कोई करंट नहीं पास कर रहा है। और ए से एन जाने में कितना ड्रॉप होगा वो लिखेंगे आई, ठीक है, रो L1 अपॉन ए, ठीक है। तो पहली बार जो नल पॉइंट है वो L1 लेंथ पर है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम दोबारा यही काम करने जा रहे हैं। दोबारा हम सेल के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके नल पॉइंट पता लगाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार एक डिफरेंस है। इस बार हमारा जो सेल है ना वो पहले की तरह ओपन सर्किट नहीं है। हम क्या करते हैं, ध्यान, ये जो मॉडिफिकेशन है ये इंटरेस्टिंग है। इस सेल के साथ हम अलग से एक पैरेलल ब्रांच कनेक्ट करने जा रहे हैं। सेल के साथ अलग से एक पैरेलल ब्रांच कनेक्ट करने जा रहे हैं। सेल के साथ अलग से एक पैरेलल ब्रांच कनेक्ट करने जा रहे हैं। और मान लो यहाँ पे वो स्विच लगा हुआ है, ये स्विच है इस तरह से, ये स्विच मान लो एस डैश है, ठीक है। और यहाँ से ये आकर के सेल के साथ हम पैरेलल में एक स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टर कैपिटल आर कनेक्ट करते हैं। हमें कैपिटल आर की वैल्यू पता है और स्मॉल आर की वैल्यू पता करनी है। बाकी कोई भी क्वांटिटी नोन नहीं है, सिर्फ हम कैपिटल आर की हेल्प से तुम देखोगे स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे। कैपिटल आर स्टैंडर्ड रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस नोन है, और स्मॉल आर सेल की अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो पहली बार क्या किया, ये वाला पार्ट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। जैसे सेल लगा हुआ था ना उसके साथ बस पैरेलल में ये कैपिटल आर रेजिस्टर आ गया है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने ये एस डैश, स्विच एस डैश को हमने ओपन करके रखा है। तो अगर स्विच एस डैश को ओपन करके रखा है तो ये वाला पार्ट तो पिक्चर में आया ही नहीं। ओपन करने का मतलब है कि हमने सिर्फ सेल को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया, नल पॉइंट पता कर रहे हैं, और मान लो नल पॉइंट L1 पर आ गया तो फिर यही कंडीशन ईएमएफ की वैल्यू आई रो L1 अपॉन ए के इक्वल होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, और जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा पता है? क्या होगा? जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करने के बाद ये जो दूसरा ऊपर वाला जो लूप है ना, गैल्वेनोमीटर में करंट पास करे या ना करे, इस लूप में 100% करंट पास करेगा। ठीक, नीचे वाले लूप के इंडिपेंडेंट, ऊपर वाले लूप में भी, क्योंकि यहाँ पे बैटरी है, बैटरी के साथ ये रेजिस्टर्स कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो बैटरी वाली ब्रांच है, इस बैटरी वाली ब्रांच में अब करंट भी पास करेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्विच को क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे स्विच क्लोज हो गया, ये स्विच ऐसे करके क्लोज। और जब क्लोज किया तो ये नल यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कुछ करंट पास करने लगेगा सेम पोजीशन पर। अब दोबारा सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और ये जो इसका दूसरा एंड है ना उसको स्लाइड करते हैं ए से बी के, ठीक है, ठीक है। और फिर से नल पॉइंट पता लगाते हैं। अगर तुम लोग अभी तक ऑपरेशन को अच्छे से फॉलो कर पाए हो तो तुम मुझे बताओगे कि इस बार नल पॉइंट की जो लेंथ होगी वो L1 से ज्यादा होनी चाहिए या L1 से कम होनी चाहिए? एस डैश को क्लोज करने के बाद दोबारा नल पॉइंट हम पता लगा रहे हैं, और नल पॉइंट इस बार ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? बताओ, नल पॉइंट दूर आएगा या पास आएगा? गुड 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 गुड। इस बार पता है क्या होगा, इस बार ऊपर वाली लूप में भी करंट पास करेगा। लेटेस्ट से ऊपर वाली लूप में जो करंट है वो स्मॉल आई है, नीचे वाले में तो कैपिटल आई पास कर ही रहा है। गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट आने का मतलब इस ब्रांच से कोई करंट नहीं पास कर, इसमें करंट जीरो है। गैल्वेनोमीटर से अगर कोई करंट पास नहीं कर रहा है,
इसका मतलब यही हुआ ना कि कैपिटल आई करंट इंडिपेंडेंटली लोअर लूप से पास करेगा और स्मॉल आई इंडिपेंडेंटली अपर लूप में सर्कुलेट करेगा। कोई भी करंट का पार्ट ऊपर वाले लूप से निकल के नीचे वाले लूप में नहीं जा रहा होगा, क्योंकि नल नल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जब नल डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब कैपिटल आई इंडिपेंडेंट है, स्मॉल आई इंडिपेंडेंट। लेकिन ऊपर वाले लूप में अब पहले की तरह करंट जीरो नहीं है। सेल वाले ब्रांच में अब करंट पहले की तरह जीरो नहीं है, सेल वाले ब्रांच में भी करंट पास करेगा। और सेल वाले ब्रांच में करंट पास करने का मतलब क्या है पता है? कि अब अगर हम ए से एम तक ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल चेंज जो है वो ई नहीं होगा, ईएमएफ के इक्वल नहीं होगा, ईएमएफ से कम होगा। फिर से सुनो, क्योंकि अब सेल वाले ब्रांच में कुछ करंट पास कर रहा है, तो अब अगर हम सेल वाले ब्रांच के अलोंग ट्रैवल करते हैं तो पोटेंशियल चेंज ईएमएफ से कम होगा। क्योंकि तुम पोटेंशियल ऐसे प्लस ही राइज करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस में तो करंट है ना, अब तो करंट के अलोंग ट्रैवल करने की वजह से कुछ फॉल भी होगा। तो इस बार ए से एम आएंगे ना तो पोटेंशियल चेंज की वैल्यू ईएमएफ से कम होगी। पहले मान लो ईएमएफ 5 वोल्ट है तो पहले 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा होगा, लेकिन अब क्योंकि करंट पास कर रहा है तो 5 की जगह 4.5 वोल्ट का ही ड्रॉप होगा। ठीक है, और अगर अब ए से एम जाने का कम ड्रॉप होगा तो ए से एन डैश जाने का भी ड्रॉप कम होगा नल पॉइंट के लिए। और कम ड्रॉप के लिए कम रेजिस्टेंस चाहिए, यानी कम लेंथ चाहिए। तो 100% तुम ओपन सर्किट में नल पॉइंट पता करते हो वो ज्यादा होगी, और जैसे ही क्लोज्ड सर्किट कंडीशन में नल पॉइंट पता करते हो तो नल पॉइंट लेंथ की वैल्यू कुछ और कम हो जाएगी। ठीक है, और लेटेस्ट से इस बार जो नल पॉइंट की वैल्यू है वो है ये L2 है। अब फिर से कंडीशन लगाएंगे फॉर नल पॉइंट, फॉर नल डिफ्लेक्शन। इस बार क्या कंडीशन लिखेंगे? V से V A से M जाना और A से N डैश जाना सेम होना चाहिए। A से M जाने में इस बार कितना ड्रॉप होगा? E माइनस स्मॉल आई, जो हमें पता नहीं है अभी पता नहीं है, लेकिन सर्किट तुम देखोगे तो शायद हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। E माइनस स्मॉल आई आर, और ये आर हमें कैलकुलेट करना है। ये इक्वल होगा, अभी मैंने ए से एम तक का ड्रॉप लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए से एन डैश का भी ड्रॉप सेम होगा वो है आई लो ठीक है। ठीक है, तो अब हमें स्मॉल आर कैलकुलेट करना है। तो ये पहली क्वेश्चन है, ये दूसरी क्वेश्चन है। डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा? एक काम करें, 2 डिवाइडेड बाई 1 करते, 2 1। तो क्या आ रहा है रिजल्ट? ई माइनस आई आर अपॉन ई इक्वल्स कितना आ रहा है? L2 अपॉन, ठीक है, लेकिन हमें E नहीं चाहिए, E की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये I की ये जो स्मॉल I है ना, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लूप में देखो, इस लूप में एक बैटरी है और 2 रजिस्टर है, तो स्मॉल I की वैल्यू तो हमें पता ही है। ऊपर वाले लूप में कितना करंट पास करेगा वो हम डायरेक्टली बता, वो EMF अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R की इक्वल पास करेगा। तो जब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे I की जगह, तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा? E माइनस E स्मॉल r अपॉन R प्लस R अपॉन E। E हर जगह से कैंसिल हो जाएगा,
L2 अपॉन L1। तो इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कि क्या आ रहा है। सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। ये आ रहा है कैपिटल R अपॉन R प्लस R, ठीक है, इक्वल्स L2 अपॉन L1। L2 हमेशा कम होगा क्योंकि ये क्लोज्ड सर्किट नल पॉइंट लेंथ है। L1 हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि ये ओपन सर्किट नल पॉइंट लेंथ है। तो लेंथ, नल पॉइंट लेंथ का जो रेशियो है वो रेजिस्टेंसेस के रेशियो के साथ इस तरह से रिलेटेड है। तो इसको तुम सिंप्लीफाई और करके, मतलब हमारे पास जो रिजल्ट है कैपिटल R स्मॉल r प्लस, ये याद रखने में तुम लोग को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों होती है। इसको तुम लिख सकते हो R प्लस R अपॉन कैपिटल R इक्वल्स L1 अपॉन L2, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यही रिजल्ट यहीं पे याद रखो, इसी रिजल्ट को याद रखो। ये याद रखना आसान है, इसको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको R अपॉन कैपिटल R प्लस 1 इक्वल्स L1 माइनस L2 करते हैं, फिर ये 1 उधर जाता है तो ये हो जाता है L1 माइनस L2 माइनस 1, और फिर R की वैल्यू तुम कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2 इस तरह से याद रखते हो। तो ये मैं याद रखने को सजेस्ट नहीं करूंगा, तुम यहीं पर इंटरनल रेजिस्टेंस वाला एक्सप्रेशन याद रखो। और ये याद रखना आसान इसलिए है क्योंकि सिर्फ बैटरी वाली ब्रांच को देखो, सिर्फ बैटरी वाला जो लूप है ना उसको हम देखते हैं। तो बैटरी वाला लूप जो है हमारा वो कुछ इस तरह से ये, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर है और यहाँ पे कैपिटल R है, ठीक है। ये V नहीं, इसकी EMF E है और ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R, ठीक है। ध्यान से सुनना, पहली बार जब हम गैल्वेनोमीटर से नल पॉइंट पता लगा रहे हैं तो उस टाइम में जो नल पॉइंट लेंथ आ रहा है ना वो इसकी ईएमएफ के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग L1 आ रहा है, ठीक है। L1 की वैल्यू जो आ रही है वो ए से बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग आ रही है, और L2 की जो वैल्यू आ रही है वो ए से सी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग आ रही है ना। तो ए से बी के, ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत रिलेट करने के लिए, L1 ए से बी के लिए L1 आ रहा है, यानी E जो है ना वो L1 के लिए आ रहा है, और फिर ए से सी के लिए E माइनस आई आर जो है वो L2 के लिए आ रहा था। तो मैं कह रहा हूँ कि L1 L1 के करस्पॉन्डिंग जो ड्रॉप है वो ए से बी का ड्रॉप है, और ए से बी का जो ड्रॉप है वो उतना ही होगा जितना कि स्मॉल r प्लस कैपिटल R की इक्वल ड्रॉप होगा। और ए से सी का जो ड्रॉप होगा यहाँ से यहाँ तक वो कैपिटल रेजिस्टेंस के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो वो कैपिटल R के ड्रॉप के, कैपिटल R के अलॉन्ग ड्रॉप के इक्वल होगा। तो इनका जो रेशियो है ना वो L1 अपॉन L2 के इक्वल ही होना चाहिए, याद रहेगा ये। ठीक, कैसे भी याद रखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, इसको तुम रिलेट कर पा रहे हो या नहीं, मैं समझाने के लिए बताया कि इस सर्किट को तुम देख करके L1 और L2 को रिलेट कर सकते हो कि L1 और L2 ये बैटरी के अलॉन्ग ड्रॉप है। बैटरी के अलॉन्ग ड्रॉप का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप, टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और जब क्लोज सर्किट कंडीशन में L2 हम मेजर कर रहे थे तो L2 आ रहा था, L2 आ रहा था ए और सी के बीच के, और ए और सी के बीच का ड्रॉप उतना ही हुआ जितना कैपिटल R के अलॉन्ग ड्रॉप होगा। तो याद करने के लिए तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि R प्लस R न्यूमरेटर में और कैपिटल R डिनोमिनेटर में, ठीक है। और R प्लस R ज्यादा है तो जो ज्यादा लेंथ होगी L1 वो न्यूमरेटर में, और जो कम लेंथ होगी नल पॉइंट की वो डिनोमिनेटर। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछो।
ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ असाइनमेंट दे दूंगा तुम्हें पोटेंशियोमीटर वाले। एक क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का हम चाहे तो भी ले सकते हैं या फिर उसको स्किप कर सकते हैं, तुम लोग असाइनमेंट में सॉल्व कर लेना। इसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट करूंगा असाइनमेंट, उतनी देर में तुम आज असाइनमेंट सॉल्व कर लोगे, कल इसी टाइम में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का भी ले लिया जाए या फिर असाइनमेंट में खुद से सॉल्व करोगे, बताओ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं नहीं, असाइनमेंट में बहुत कम दूंगा, तो कुछ दिन क्यों चाहिए तुम्हें, असाइनमेंट सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि कुछ क्वेश्चंस तो कर ही लेना अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो। ठीक है, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। एक छोटा सा बहुत क्वेश्चन ले लेते हैं और जल्दी से तुम लोग इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि पोटेंशियोमीटर से एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मीटर बेस्ड से पोटेंशियो। और दूसरा है कि इसको ना सर्किट के फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछा जाए, तो सर्किट के फॉर्म में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो केसीएल केवीएल का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें एक सर्किट दिया गया है, इसमें बोला गया है कि एक रॉड है, ठीक, इस तरह से एक रॉड है, एक इस तरह से रॉड है। ये क्या हो रहा है, ये पेन खराब हो गया। ठीक है, ये रॉड है, इसके साथ बैटरी कनेक्ट की गई है, रॉड ए भी है। ठीक है, और इसके साथ दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। इन दोनों की रेजिस्टेंस हमें बता दी गई है। ठीक है, रेजिस्टेंस है कुछ 4 ओम, 6 ओम। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ये मीटर बेस टाइप का क्वेश्चन। और बोला गया कि नल पॉइंट, क्वेश्चन में पूछा गया कि नल पॉइंट कहाँ पर आएगा। ये तो तुम आसानी से बता सकते हो नल पॉइंट कहाँ पर आएगा, लेकिन इसमें एक और पॉइंट कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अनलाइक मीटर ब्रिज, ए बी की जो लेंथ है ना, वो 100 सेंटीमीटर नहीं है, 40 सेंटीमीटर। अब बताना है कि नल पॉइंट कहाँ पर होगा। Where should the free end of the galvanometer be connected on AB so that galvanometer shows null deflection? बताओ। सोच के बताओ। कितना आया? अरे, तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है कि ये वाली, ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर, इन दोनों रेजिस्टर्स का जो रेशियो है ना, वो उतना ही होना चाहिए जितना कि ऊपर वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस का रेशियो होगा। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, तो R1/R2 की वैल्यू जो होगी वो 4/6, 2/3 होगी। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो वो लेंथ का रेशियो है, तो 2:3 में डिवाइड कर दो, 2:3 में 40 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 16, 24। ये तो ए से 16 यूनिट्स पर ये नल पॉइंट आएगा। ठीक है, ठीक है। अब इस तरह के पोटेंशियोमीटर के भी बिल्कुल डायरेक्ट मतलब सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ,
उसको तुम लोग आज ही कंप्लीट करना। ठीक है, क्लास अभी की ओवर करते हैं, नेक्स्ट टाइम से कैपेसिटर स्टार्ट करो। अच्छा, कुछ डाउट किसी को तो अभी पूछ लो तुम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला था कि क्वेश्चन में बताया गया था कि ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक, इसको तुम लोग ट्राई करो तो। एक रॉड है, इसकी टोटल बिल्कुल यूनिफॉर्म रॉड है, ये मैंने यूनिफॉर्म बनाया नहीं है लेकिन बिल्कुल यूनिफॉर्म रॉड गिवन है, और इसकी रेजिस्टेंस है 12 ओम। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस रॉड को हम क्या करते हैं, ये रॉड इस तरह से थी, अब इस रॉड को क्या करते हैं कि हम इस तरह से सर्कल बना लेते हैं, ये लूप बना लेते हैं, सेम रॉड को ना ऐसे सर्कल बना लिया, ठीक है। अब बोला गया है कि हम इसके क्वार्टर सर्कल पे ना दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट, ये ए है और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इस लूप का, कितना होगा जरा बताओ खुद से पहले। कितना है? ओके गुड। देखो, ए और बी पॉइंट्स हैं, इसके लिए ये जो ऊपर वाला रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी और इस नीचे वाले पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, वो तुम निकाल सकते हो ना। क्वार्टर का मतलब है ये जो लेंथ है ना, ये 90 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ 1:3 के रेशियो में है, 1:3। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस, जो लेंथ का रेशियो होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो पूरी रॉड के लिए रेजिस्टिविटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये तो चेंज नहीं कर रहा है, तो लेंथ के प्रोपोर्शनल ही रेजिस्टेंस होगी। तो लेंथ क्योंकि 1:3 में है लेंथ, ये 1 है, ये 3 है, अगर ये x है तो ये 3x है, लेंथ का रेशियो 1:3 है, तो रेजिस्टेंस भी, ये जो 12 ओम रेजिस्टेंस है इसको 1:3 में डिवाइड करो, ठीक, 1:3 में डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 3 ओम और 9 ओम। तो तुम्हारे पास जो ए और बी के बीच में दो रेजिस्टर्स लगे हुए थे इस तरह से, ये ए है और बी है, तो इधर वाला जो रेजिस्टर था ना ये एक्चुअली 3 ओम है, और इधर वाला जो रेजिस्टर है 9 ओम है। तुम देख सकते हो ए और बी के बीच में ये 3 और 9 पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्ट अप्लाई कर दो। ये वैल्यू कितनी आएगी, 9 3 12 4 9/4। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो और भी अलग अलग शेप में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उबैद तुमने कोई क्वेश्चन पूछा था, हाँ तुमने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये इस तरह से रिवर्स सिमेट्री का एक सर्किट दिया गया था तुम्हें, ये शायद कितना था, ये 10 था, ये 10 था, ये 5 था, ठीक है, और इसके साथ इसके बीच में भी ऐसे रेजिस्टर्स लगा दिए गए, ठीक है, ये है 2.5, 2.5, ये 5 और 5, ठीक है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो रिवर्स सिमेट्री से तुमने बोला कि यहाँ पे मान लो हम I1 करंट ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो हम I2 करंट ले लेते हैं। ऑब्वियसली इसमें ट्रिक्स डायरेक्टली हम नहीं अप्लाई कर सकते, केसीएल केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम करंट डिवाइड कर और बीच वाले ब्रांच में I3 अज्यूम कर लेते हैं। रिवर्स सिमेट्री से बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी I2 करंट पास करेगा, यहाँ पे I1 करंट पास करेगा, सर्किट को देखो रिवर्स सिमेट्री है, और बीच वाले ब्रांच में ना I3 करंट ही पास करेगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ से जितना करंट आया I3 करंट, उतना ही करंट इस ब्रांच में गया, मतलब कि ये वाला जो ब्रांच है ना बीच वाला, ये वाला ब्रांच इस ब्रांच से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो बीच वाला ब्रांच है ना, जो बीच वाला ब्रांच है उसका इसके परपेंडिकुलर वाले ब्रांच से कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे जो ये बीच वाला ब्रांच है SF5 वाला, यहाँ से आ रहा है, ये इसके ऊपर से ऐसे जा रहा है, इसमें टच नहीं हो रहा है, क्योंकि टच होता है तो करंट का कोई
क्योंकि यहाँ पे करंट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये इसमें टच ही नहीं हुआ है, ये 5 और 5। और ये वाला जो ब्रांच है ना ए और बी के बीच में, ये वाला जो ब्रांच, इसको तुम चाहो तो यहाँ से उठा के, मतलब दिखने में आसानी, उसको यहाँ पर ला सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 10 ओम है ना, इसको ऐसे साइड में ए और बी के बीच में लगा देते हैं, ताकि अब फिगर थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये है 10 ओम। अब इस सर्किट की रेजिस्टेंस अलग से तुम निकाल सकते हो रिवर्स सिमेट्री यूज करके। ठीक है, और बट ये फील नहीं हो रहा I3, लेकिन I3 सेम होगा रिवर्स सिमेट्री। ठीक है, इसको मैं वहां पे फिर से तुम्हें बता दूंगा उसमें, तुम्हारे टेलीग्राम पे। ठीक है, अभी वरना टाइम लग जाएगा। ठीक, इसमें इसमें समझने वाली बात कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो ये वाला जो ब्रांच था ना, क्योंकि इसमें इससे जो करंट पास कर रहा है वो परपेंडिकुलर ब्रांच में एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ये करंट इससे इंडिपेंडेंटली जा रहा है। तो इसको हम अगर ऐसे यहाँ पे लगा के रखें या यहाँ पे लगा के रखें, एक ही बात है। ठीक है, तो ताकि दिखने में तुम इसको अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ, तो हम यहाँ पे पैरेलल में लगा दे रहे हैं। तो अब ये जो नीचे वाला ब्रांच है ना, इसमें I3 करंट इंडिपेंडेंटली जा रहा है। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, चलो क्लास ओवर कर रहा हूँ मैं।